नमस्ते। हम सब हर रोज हर पल आवाजों से घिरे रहते हैं। लोगों की बातें, गाड़ियों का शोर, संगीत। लेकिन क्या हमने कभी रुक कर सोचा है कि यह आवाज जो हमें दिखाई नहीं देती, असल में है क्या? ये एक अनदेखी लहर है, एक एनर्जी जो हमारे कानों तक पहुंचकर हमें सुनने का एहसास कराती है। तो चलिए, आज पर्दा उठाते हैं इस अनदेखी लहर के राज से। एक पल के लिए रुकिए, जरा ध्यान से सुनिए। क्या सुनाई दे रहा है? पंखे की आवाज, बाहर से आती गाड़ियों की गूंज, या शायद किसी के बोलने की? ये सारी आवाजें मिलकर हमारा साउंडस्केप बनाती हैं। तो चलिए इसी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इस सफर में हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। पहले समझेंगे कि आवाज आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि ये एक जगह से दूसरी जगह चलती कैसे है। उसके बाद इसकी पहचान यानी अलग-अलग आवाजों में फर्क क्या है, और आखिर में इसके कुछ कमाल के इस्तेमाल। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले सवाल से। आवाज आखिर है क्या? चाहे वो एक चिड़िया की चहक हो या एक रॉकेट का शोर, हर आवाज का सोर्स, उसका मूल एक ही है। हर आवाज की शुरुआत होती है वाइब्रेशन से, यानी कि कंपन। वाइब्रेशन का सीधा सा मतलब है किसी भी चीज का तेजी से आगे पीछे हिलना। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर वाइब्रेशन नहीं तो आवाज नहीं। सिंपल। अब इस एनिमेशन को देखिए, ये वाइब्रेशन को बिल्कुल एक्शन में दिखा रहा है। देखिए, जैसे ही ये वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक इस लटकी हुई बॉल को छूता है ना, वो अपनी एनर्जी उस बॉल को ट्रांसफर कर देता है और बॉल हिलने लगती है। इससे साफ पता चलता है कि आवाज सिर्फ कोई एहसास नहीं है, बल्कि एक असली फिजिकल एनर्जी है। और ये वाइब्रेशन, ये तो हर जगह है। जब हम बोलते हैं तो हमारे गले में जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं। गिटार बजाते हैं तो उसके तार वाइब्रेट करते हैं। अरे एक मधुमक्खी जब भिनभिनाती है ना, तो वो आवाज उसके पंखों के तेजी से वाइब्रेट करने से आती है। और सोचिए, जब हम ताली बजाते हैं तब भी हम एनर्जी से हवा में वाइब्रेशन ही तो पैदा कर रहे होते हैं। तो ये तो हम समझ गए कि आवाज वाइब्रेशन से पैदा होती है। लेकिन ये आवाज हमारे कानों तक आखिर पहुंचती कैसे है? चलिए सेक्शन 2 में आवाज के इस सफर को ही समझते हैं। एक बहुत जरूरी बात, आवाज को चलने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। अब ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, हवा जैसी गैस, पानी जैसा लिक्विड या दीवार जैसा सॉलिड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आवाज वैक्यूम में, यानी ऐसी जगह जहां कुछ भी नहीं है, वहां ट्रैवल नहीं कर सकती। ये एनिमेशन आवाज के सफर को बहुत अच्छे से समझाता है। जब आवाज चलती है तो मीडियम के पार्टिकल्स, जैसे हवा के कण, वो खुद चलकर आगे नहीं जाते, बिल्कुल नहीं। वो बस अपनी जगह पर आगे पीछे हिलकर अपनी एनर्जी आगे वाले पार्टिकल को दे देते हैं। इससे क्या होता है, कहीं पर पार्टिकल्स एकदम पास पास आ जाते हैं, इसे कहते हैं कंप्रेशन, और कहीं पर दूर दूर हो जाते हैं, जिसे कहते हैं रेयरफैक्शन। बस आवाज इन्हीं कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस की एक सीरीज बनकर आगे बढ़ती है। और पता है, इसी वजह से साउंड वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, क्योंकि इसमें मीडियम के पार्टिकल्स वेव के चलने की दिशा में ही, यानी पैरेलल, आगे पीछे ऑसिलेट करते हैं। ये लाइट की तरह ट्रांसवर्स वेव से बिल्कुल अलग है, जिसमें पार्टिकल्स वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, यानी ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं। अच्छा, अब हम ये तो जान गए कि आवाज क्या है और ये चलती कैसे है। पर अब सवाल ये है कि हर आवाज अलग अलग क्यों सुनाई देती है? एक बांसुरी की आवाज एक ढोल से अलग क्यों है? इसका जवाब मिलेगा सेक्शन 3 में, आवाज की पहचान। किसी भी साउंड वेव की 3 खास पहचान होती हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स: वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। चलिए एक एक करके इन तीनों को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले है वेवलेंथ, जिसे ग्रीक लेटर लैम्डा से दिखाते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक वेव में 2 लगातार कंप्रेशंस या 2 लगातार रेयरफैक्शंस के बीच की जो दूरी होती है, बस वही वेवलेंथ है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक पूरी वेव की लंबाई है। अब आती है फ्रीक्वेंसी, जिसे हम हर्ट्स में नापते हैं। इसका मतलब है कि एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं या कितनी वेव्स गुजर रही हैं। और हमारा दिमाग इस फ्रीक्वेंसी को जैसे समझता है ना, उसे ही हम कहते हैं पिच। बिल्कुल सीधा हिसाब है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, यानी एक सेकंड में जितनी ज्यादा वेव्स, आवाज की पिच उतनी ही हाई होगी, यानी आवाज उतनी ही तीखी, उतनी ही पतली होगी। और कम फ्रीक्वेंसी का मतलब है लो पिच, यानी भारी आवाज। और तीसरा और आखिरी गुण है एम्पलीट्यूड। ये बताता है कि मीडियम में डिस्टर्बेंस कितना बड़ा है। असल में ये वेव की एनर्जी को दिखाता है।
एम्पलीट्यूड से ही आवाज की लाउडनेस तय होती है, यानी आवाज धीमी होगी या तेज। तो छोटा एम्पलीट्यूड मतलब धीमी सॉफ्ट आवाज, और बड़ा एम्पलीट्यूड मतलब तेज लाउड आवाज। तो अगली बार जब कोई चिल्लाए तो समझ जाइएगा कि वो असल में बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड वाली साउंड वेव्स पैदा कर रहा है। तो अब हम आवाज के जो आधारभूत सिद्धांत हैं, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें समझ चुके हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस नॉलेज का, इस ज्ञान का असल दुनिया में क्या क्या इस्तेमाल होता है। और ये है हमारा आखिरी सेक्शन, साउंड के कारनामे। हम सब ने कभी ना कभी एको यानी गूंज तो जरूर सुनी होगी, पहाड़ों में या खाली कमरे में। ये तब होता है जब आवाज किसी चीज से टकराकर रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। पर एक साफ एको सुनने के लिए एक शर्त है। असली आवाज और लौटी हुई आवाज के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का गैप होना ही चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग इससे कम टाइम के फर्क को पहचान ही नहीं पाता। और इसी 0.1 सेकंड की शर्त से हम ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि एको सुनने के लिए हमें दीवार या पहाड़ से कम कितना दूर खड़ा होना होगा। हवा में साउंड की स्पीड को ध्यान में रखते हुए ये दूरी निकलती है 17.2 मीटर्स। इससे कम दूरी होगी तो आवाज इतनी जल्दी वापस आ जाएगी कि हमें गूंज सुनाई ही नहीं देगी। आवाज के इसी रिफ्लेक्शन वाले गुण का हम बड़े कमाल के तरीकों से फायदा उठाते हैं। देखिए, मेगाफोन या हॉर्न, ये सब रिफ्लेक्शन का ही इस्तेमाल करके आवाज को एक खास दिशा में भेजते हैं। डॉक्टर का स्टेथोस्कोप, वो भी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के जरिए हमारे दिल की धड़कन जैसी हल्की आवाजों को एम्पलीफाई करके कानों तक पहुंचाता है। और बड़े बड़े कॉन्सर्ट हॉल्स की छतें कर्व्ड क्यों होती हैं? ताकि आवाज रिफ्लेक्ट होकर हॉल के हर कोने तक, हर ऑडियंस तक बराबर पहुंचे। आमतौर पर इंसान 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकता है, लेकिन इससे भी हाई फ्रीक्वेंसी की आवाजें होती हैं जिन्हें कहते हैं अल्ट्रासाउंड। हम तो इन्हें नहीं सुन सकते, लेकिन चमगादड़ और डॉल्फिन जैसे कई जानवर इसका इस्तेमाल देखने और अपना शिकार पकड़ने के लिए करते हैं। और इंसानों ने भी अल्ट्रासाउंड की इंडस्ट्री और मेडिसिन में गजब के इस्तेमाल ढूंढ लिए हैं। इसकी हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन से ऐसी नाजुक चीजों को साफ किया जाता है जहां हाथ नहीं पहुंच सकता। बड़ी बड़ी मेटल की सिल्लियों में अंदरूनी क्रैक्स जो दिखते नहीं हैं, उनका पता लगाया जाता है। मेडिसिन में अल्ट्रासोनोग्राफी के जरिए डॉक्टर शरीर के अंदर के ऑर्गन्स की लाइव तस्वीरें देखते हैं। यहां तक कि किडनी स्टोन्स को बिना ऑपरेशन के तोड़ने में भी इसका इस्तेमाल होता है। और अब इस पूरी चर्चा के आखिर में एक सवाल। ये सवाल हमारे सीखे हुए सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट को टेस्ट करता है। मान लीजिए कि आप और आपका एक दोस्त चांद पर हैं। अगर आपका दोस्त वहां कुछ कहता है, तो क्या आप उसकी आवाज सुन पाएंगे? जरा सोचिए, चांद पर क्या है और क्या नहीं है। इसका जवाब आवाज के सफर के सबसे बड़े राज में ही छिपा है।